नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com पे मैं रोहित सर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर नाभिकीय रसायन। ये सब वो चैप्टर है जहाँ बहुत कम स्टूडेंट का नज़र होता है। 2, 4, 10 क्वेश्चन कहीं भी किसी और चैप्टर में मिल जाता है, कर लेते हैं। बट ये सब 11th-12th का चैप्टर है, इन पर फोकस नहीं जाता है स्टूडेंट का और यही मार्क्स छोड़ कर आते हैं एग्जाम में और दूसरे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। तो इस चीज़ को हल्के में ना लीजिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके बीच, जो कि कई बार एग्जाम में ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछ रखा है अलग अलग एग्जाम्स में। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण आपके लिए ये चैप्टर हो जाता है। तो चलिए आज का सेशंस का स्टार्ट करते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? गौर से सुनेंगे, आंसर में गलती नहीं करेंगे। अभी आप लगाएंगे मैडम क्यूरी, मुझे पता है, जो कि हो जाएगा गलत। रेडियो सक्रियता एक प्रोसेस है, इसकी खोज नहीं किया था मैडम क्यूरी ने। बात समझ में आया? मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रिय तत्व का खोज किया था। बात समझ में आ रही है कुछ? देखिए, रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी। लेकिन रेडियो सक्रियता का खोज मैडम क्यूरी नहीं करी थी, हेनरी बैकेरेल ने किया था। हेनरी बैकेरेल ने किया था। माइंड में ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर करिए। 100% स्टूडेंट लगाया होगा मैडम क्यूरी। क्यों? माइंड में ही रहता है रेडियो सक्रियता मतलब मैडम क्यूरी। नहीं, उन्होंने इस तत्व का खोज किया था, रेडियम और प्लूटोनियम। और जितने सारे, एक और यहाँ क्वेश्चन में बता दूं कि जितने सारे तत्व है उनमें सबसे बेस्ट जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो रेडियम ही है, ये भी जान लीजिए। तो आंसर क्या देंगे? हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की और मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज हेतु किस वर्ष हेनरी बैकेरल को मैडम क्यूरी की भागीदारी में भौगोलिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। 1903 का वो पल था जब इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया था। और इसका याद रखने का तरीका यह है कि मैडम क्यूरी हमेशा अकेले नहीं रहती थी, ठीक है। पियरे क्यूरी इनके हस्बैंड थे, वो भी साथ में रहते, इसलिए 3 आंसर दीजिएगा। याद रहेगा आपको 1903, ठीक है। या ये मिस्टेक हो सकता है 1803 या 1903, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। 1803 ज़्यादा पीछे हो जाएगा, इसलिए 1903 इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा ये बातें। 1903 बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत नॉइज जा सकता है क्योंकि बारिश यहाँ स्टार्ट हो गया है। क्योंकि मैं पहाड़ी इलाका के पास रहता हूँ, यानी कि मैं पंजाब से वीडियो बना रहा हूँ, अमृतसर सिटी से। यानी कि यहाँ पे बारिश होता है, मतलब ठंड के दिन में भी, इसीलिए बारिश होने लगा तो शायद बैकग्राउंड से नॉइज जा सकता है। कोई नहीं, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है। क्या रेडियो सक्रियता नाभिक से ये होने वाला घटना है? तो आप कहेंगे हाँ सर, 100% यह नाभिक से होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियो सक्रियता में परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती। तो ये भी बात सही है। रेडियो सक्रियता प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होने वाला घटना है, अंदर से होता है, यानी नाभिक से, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई सहयोग नहीं होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। आगे आइए। रेडियो सक्रिय एक प्राकृतिक घटना है, इसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जी नहीं, ये गलत बात है। कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, समझे? ये गलत है। तो पहला दूसरा इसका सही था। नाभिक के अस्थायी होने की क्या कारण है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अधिक अनुपात, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अधिक अनुपात, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अधिक अनुपात, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कम अनुपात। तो अस्थायी नाभिक होता है ना, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान रखिए नाभिक में क्या रहता है। तो आप कहेंगे सर नाभिक जो होता है उसके अंदर में 2 चीज़ रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, नाभिक के अंदर। तो इसका ज़्यादा अंतर है ना, तो उसको अस्थायी बोला जाता है उस नाभिक को, ठीक है। इस क्वेश्चन में कि रेडियो सक्रिय तत्व किसका विसर्जन करता है? रेडियो सक्रिय तत्व क्या निकालता है? तो तीनों निकालता है, अल्फा बीटा गामा, सभी तरह के उसमें से बाहर निकलते हैं कण, ठीक है। अल्फा बीटा कण हर तरह का निकलता है उसमें। सबसे ज़्यादा पावरफुल कण गामा है, उसके बाद अल्फा है, सॉरी बीटा है, तब गामा है। आप कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि अल्फा का निगेटिव है या बीटा का निगेटिव है, बताइए तो ज़रा। कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, देखते हैं पता है कि नहीं आपको। गामा तो न्यूट्रल है, ये तो जानते ही होंगे।
कर है कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? कृत्रिम है, ध्यान रखिए। रेडियो सक्रियता बैकुरल तो था, लेकिन कृत्रिम तरीका से किसने खोज निकाला है? क्या आप बता पाएंगे? आंसर हो जाएगा आयरीन क्यूरी एवं 2 नंबर आंसर दीजिए, आयरीन क्यूरी एवं एफ जूलियट हो जाएगा आंसर। आयरीन क्यूरी एवं एफ जूलियट आंसर इसका होगा परफेक्ट। नेक्स्ट है कि कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व किसका विसर्जन करते हैं? कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है किस चीज को विसर्जित करता है? तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन का भी और गामा रे का भी। इनमें से सभी आंसर देना परफेक्ट रहेगा इसका, इनमें से सभी। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व किसका विसर्जन करते हैं? तो इनमें सभी। हल्के तथा अस्थायी नाभिक वाले तत्व को किसकी सहायता से रेडियो सक्रिय तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है? गौर से सुनिए, हल्के तथा अस्थायी नाभिक है, हल्का और अस्थायी नाभिक वाले तत्व को किसकी सहायता से रेडियो सक्रिय तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए 9 का आंसर देना रहेगा। आप अल्फा कण का आघात करा सकते हैं, प्रोटॉन का आघात करा सकते हैं, बीटा एवं गामा रे के आघात करा सकते हैं, मतलब बीटा हो गया, गामा हो गया, अल्फा हो गया, प्रोटॉन हो गया, इन सभी से आघात कराया जा सकता है। याद करते चलेंगे। ये जो क्वेश्चन था, कहाँ गया ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व किसका विसर्जन करते हैं? तो न्यूट्रॉन हो गया, गामा रे हो गया और पॉजिट्रॉन हो गया, ये सभी का करते हैं। ठीक है। उसी तरह एक क्वेश्चन ये है कि हल्का नाभिक है, हल्का एवं स्थायी नाभिक वाले तत्व को किसकी सहायता से रेडियो सक्रिय तत्व में परिवर्तित कर सकते हैं? तो अल्फा से कण से बीटा कण से, गामा किरण से और प्रोटॉन के आघात करा के आप उसको बदल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी तत्व में। आगे बढ़ें। सीधा अल्फा बीटा गामा तो होता ही है, साथ में प्रोटॉन याद कर लेना एक तो एक्स्ट्रा। निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो लेड जो है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। पीबी मतलब लेड होता है, लेड मतलब सीसा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। अल्फा कण क्या होता है पूछ रहा है। थोड़ा देर पहले हम भी क्वेश्चन आपसे पूछे थे। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है आपको पता है? 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आप सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ही होता है, सब 2 होता है। अब क्या कीजिए आप, सॉरी प्रोटॉन में लिख दिया, इलेक्ट्रॉन होता है। आप इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटा आपसे तो क्या हो जाएगा? वो क्या चीज़ में तब्दील हो जाएगा? वो अल्फा कण बन जाएगा। यानी अल्फा कण पॉजिटिव होता है, बीटा कण निगेटिव होता है। अब यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा। और गामा तो कोई आवेश नहीं होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन से? 2। तो इसमें कहाँ है हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ? यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका। 1 मिनट, माफ़ी चाहते हैं, हाइड्रोजन नहीं, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। हीलियम की बात होती है, हाइड्रोजन की नहीं, सॉरी गलती से बोला गया। हीलियम की बात होती है। हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं तो क्या बचता है? मतलब समझाया सही था, बस नाम उल्टा मतलब मिस्टेक से बोल दिया था। प्रोटॉन 2 होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि 2 प्रोटॉन का मतलब क्या होगा? 2 नंबर परमाणु क्रमांक किसका होता है? हीलियम का होता है। मतलब मैं समझा सही रहा था, बट मैं मिस्टेक से हाइड्रोजन में बोल रहा था। तो क्या हो जाएगा? हीलियम का यहाँ पे है, हीलियम का 2 आपने क्या कर रखा है? 2 इसमें से निकल चुका है इलेक्ट्रॉन, तभी 2 उसके सर पे प्लस प्लस दिख रहा है, मतलब 2 प्रोटॉन दिखने लगता है। अल्फा कण पॉजिटिव होता है, बीटा कण निगेटिव होता है, गामा में कोई प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। अल्फा किरणों की गति बराबर होती है। अल्फा किरण की गति कितना होता है? ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए। प्रकाश की गति का 1/10वां भाग, प्रकाश की गति का 1/10वां भाग होता है अल्फा कण की गति। एक बटा 10वां भाग। आगे क्वेश्चन है कि अल्फा कण है, अल्फा किरण है, प्रकाश किरण है, ऋणात्मक कण है, धनात्मक कण है? बताइए जरा। खुश हो गए होंगे ना, अभी पता चला धनात्मक कण है ऊपर में। अल्फा कण क्या है? अल्फा किरण कुछ लोग मारेगा, कमाल हो गया, कमाल। नहीं मार सकते आप। अल्फा कण की बात कर रहा है, कण धनात्मक या ऋणात्मक होगा तो धनात्मक मारिएगा।
इसका जवाब दीजिए। कह रहा है रेडियो सक्रिय तत्व में, आगे कह रहा है कि अल्फा विघटन में, रेडियो सक्रिय तत्व में अल्फा विघटन में N/P बढ़ता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, N/P जो है ना, इसी में चेंजिंग आता है, आपके माइंड में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अगर आप क्या करेंगे, अल्फा विघटन होगा तो उसमें N/P में N/P बढ़ता है। N फॉर न्यूट्रॉन होता है, P फॉर प्रोटॉन होता है। N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, इसके अनुपात में बढ़ोतरी हो जाता है। कैसे क्या होगा धीरे धीरे आगे सीखिएगा, अभी फिलहाल इसको याद रखिए। आगे बहुत कुछ अभी सिखाएंगे इस चैप्टर में, शायद वह आप इससे पहले कभी नहीं आपने जो सीखा होगा वो सारी चीज़ सीखेंगे आप। थोड़ा देर दीजिए मुझे। 100+ क्वेश्चन जाना, अभी तो 15 ही पहुँचे हैं, अभी तो बेसिक चीज़ सब चल रहा है। अल्फा कण की भेदन शक्ति, अल्फा कण की भेदन शक्ति बीटा तथा गामा किरणों के तुलना में अत्यधिक होती है। बताइए, ये एकदम छोटा बच्चा भी होगा ना वो भी जवाब दे देगा, है कि नहीं? गलत है ना जी? पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए आप? अल्फा कण की भेदन शक्ति बीटा और गामा से कम होती है। सबसे ज़्यादा तो गामा का है, उसके कम बीटा है और सबसे कम अल्फा का है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि बीटा किरण की आयनन क्षमता अल्फा कण के तुलना में अधिक होता है। आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका है पता है? अल्फा का है, उससे कम बीटा का है, सबसे कम गामा का है। ये भी गड़बड़ है। आयनन क्षमता की यदि बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा अल्फा का है, उससे कम बीटा का, और सबसे लास्ट में गामा का। सबसे कम आयनन क्षमता किसका है? गामा का। और सबसे ज़्यादा किसका है? अल्फा का, उससे कम बीटा का है। भेदन क्षमता किसका है? गामा का ज़्यादा है, उससे कम बीटा का है, और सबसे कम अल्फा का है भेदन क्षमता। आगे बढ़ें। रेडियो सक्रिय परमाणु के अल्फा कण के उत्सर्जन से, रेडियो सक्रिय परमाणु के अल्फा कण के उत्सर्जन से नवनिर्मित परमाणु का स्थान आवर्त सारणी में हो जाता है। गौर से सुनिए, कह रहा है रेडियो सक्रिय परमाणु में अल्फा कण के उत्सर्जन, आपने अल्फा कण निकाल दिया तो निर्मित परमाणु का स्थान आवर्त सारणी में क्या होगा? तो अब आपको जानना पड़ेगा कि अल्फा कण निकलने से कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में छेड़छाड़ होता है। बात समझे? अगर ये जान जाइएगा तो आराम से जवाब दे पाइएगा। तो आइए हम बता देते हैं, उसका जवाब आप ही से मांगेंगे, आप ही दीजिएगा मुझे जवाब, आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि एक अल्फा कण निकलने से, एक अल्फा कण निकला है तो याद रखिएगा परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाती है। अब आप बताओ मेरे को, 2 का परमाणु संख्या में कमी क्यों आएगा? आप कहिएगा सर कुछ तो प्रोटॉन के साथ हो रहा होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। ये तो मैं कई बार बताया, प्रोटॉन का संख्या ही यदि परमाणु संख्या है तो अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी आती है। दो की कमी आती है। तो ये 2 की कमी क्या है? परमाणु संख्या 2 क्यों घटा? क्योंकि 2 प्रोटॉन हटाना पड़ा होगा। याद रखिएगा 2 प्रोटॉन की कमी होती है। तो आज के बाद याद रखिए अल्फा कण के निकलने से 2 प्रोटॉन की कमी होती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। और आगे बात बोले, 2 न्यूट्रॉन की भी हानि होती है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, कितने? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का लॉस होता है। और आप बताओ मेरे को, 2 प्रोटॉन आप निकाल देंगे किसी भी तत्व का तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा पीरियोडिक टेबल में? सोच के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आंसर 16 का आप ही को देना है। मैं ये बता देता हूँ, ये है दाएं, ये है बाएं। सोचिए और बताइए मुझे, ये दाएं है और ये बाएं है, किधर जाएगा? आंसर दे लिए ना? जी हाँ, 2 यहाँ पे था, एक अगर इसका प्रोटॉन हटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा, एक और प्रोटॉन हटाइएगा यहाँ आ जाएगा, यानी बाएं पीछे की तरफ घसकेगा, पीछे बाएं होता है। क्लियर हुई? आंसर दे पाए? अब मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन,
अल्फा कण के निकलने से कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंजिंग आता है? तो आप कहेंगे सर 2 प्रोटॉन में चेंजिंग आता है, मतलब 2 प्रोटॉन ख़त्म हो जाता है एक अल्फा कण निकलने से, और 2 न्यूट्रॉन ख़त्म हो जाता है। क्लियर हो गई यहाँ बात? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमको अब बताइए बीटा का। अब हमको आप अल्फ़ा का खाली बता रहे हैं उस समय से, अब बीटा का कौन बताएगा? तो बीटा उल्टा करता है। बीटा कम क्या करता है पता है? बीटा एक निकलेगा ना, एक बीटा, तो एक प्रोटॉने बढ़ा देता है कमाल बात है ना। एक बीटा का निकलेगा तो प्रोटॉन का संख्या 1 बढ़ा देगा, तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी। समझने का कोशिश करिए, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी। मैं ऊपर का मैं एरो कर दे रहा हूँ, माइंड पर जोर डालिए, इन दोनों बात को याद करिए। बहुत क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा इस पर, जो एग्जाम में आपको देखेंगे फंसाता है। याद कर लीजिए कि अल्फा कण के निकलने से 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन का हानि हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है, यानी 2 परमाणु संख्या पीछे की तरफ घसक जाता है। एक क्या बोलता है, बीटा कण निकलने से 1 प्रोटॉन की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी परमाणु संख्या में 1 की एक ग्रोथ कर जाता है, 1 परमाणु संख्या आगे बढ़ जाता है। अब इसका जवाब दीजिए कि रेडियो सक्रिय परमाणु में अल्फा कण के विसर्जन से निर्मित परमाणु का स्थान आवर्त सारणी में क्या होगा? तो 2 स्थान बाएं जाएगा, क्योंकि अल्फा कण से 2 प्रोटॉन का हानि होता है और 2 न्यूट्रॉन का। यहाँ बताइए, अल्फा कण का द्रव्यमान बराबर होता है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है लगभग 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। अब कैसे होता है मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, इसका ट्रिक है, अभी याद हो जाएगा आपको। अभी आपने देखा था एक अल्फा कण के निकलने से किसी भी परमाणु का 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन का लॉस हो रहा था, तो कितना है? 4 हो गया नहीं है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का लगभग बराबर माना जाता है द्रव्यमान, तो 4 का लॉस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अल्फा 4 के बराबर होगा तभी तो यही ना पूछा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा, तो 4 प्रोटॉन के बराबर कर दीजिए। समझे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, तो 4 प्रोटॉन के बराबर हो गया लगभग। समझ में आया आंसर कैसे दीजिएगा? हाँ, ये टेक्निक से दे पाइएगा। निम्नलिखित में किसका भेदन शक्ति न्यूनतम है? तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे कौन है भेदने वाला? ये है। 2 नंबर पर ये है, 3 नंबर पर ये है। तो आंसर अल्फा कण देना परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी आयनन शक्ति अधिकतम है? तो आयनन शक्ति की बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा किसका निकल कर आएगा? तो गामा का आएगा, गलती बोला गया, अल्फा का आएगा। सबसे ज़्यादा क्या है? अल्फा का ही आयनन शक्ति है, सबसे कम आयनन शक्ति गामा का है। अच्छा एक बात, आयनन शक्ति का मतलब क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो? कुछ आयन से रिलेटेड है, बस इतना माइंड में रखिए ना। गामा पर कोई आयन है ये नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इस पर तो क्या ही आयनन शक्ति होगा, अल्फा पर ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब थोड़ा सा दिमाग भी लगा के आंसर देना है, समझे? रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम तो बता ही दिया ऑलरेडी आपको। अल्फा कण है, एक अल्फा कण, कितना? एक अल्फा कण से पूछ रहा है, तो 2 प्रोटॉन का लॉस हुआ और 2 न्यूट्रॉन का लॉस हुआ। समझे? तो पहला क्वेश्चन क्या था? परमाणु संख्या, उत्सर्जन से परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन आएगा? तो 2 परमाणु संख्या कम जाएगा, तो ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। ये आंसर कभी नहीं हो सकता। आंसर या तो ऊपर वाला या नीचे जो एक नहीं दिख रहा है वो वाला हो सकता है, उसमें भी कमी ही लिखा हुआ है। वृद्धि वाला तो आंसर होगा नहीं। 1 और सी को काट दीजिए। और परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु संख्या में 2 की कमी, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि, बताइए तो जरा, 4 की वृद्धि हो पाएगा? अब 4 इसमें से कण निकल रहा है, 4 कण निकल रहा है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है बाहर, तो कमी आएगी ना जी, द्रव्यमान में कमी आएगी, तो आंसर बी परफेक्ट होगा। अल्फा कण पर उपस्थित आवेश आपसे पूछा जा रहा है, तो अल्फा कण पे उपस्थित आवेश कितना होता है? तो आप ये चीज़ जानते हैं, 2 इकाई धन आवेश होता है। अल्फा कण पे क्या होता है? 2 इकाई धन आवेश उसके ऊपर अवेलेबल रहता है।
अच्छा, एक इकाई धन आवेश क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए, है या नहीं? क्योंकि पूरा बेसिक क्लियर करते चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए एक प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। क्लियर है बात? प्लस में होगा तो ये इसका डबल होता है, क्योंकि अल्फा कण के बारे में आप एक चीज़ जाने हैं कि अल्फा कण बना हुआ है, गौर से सुनिएगा। अल्फा कण जब एक अल्फा कण निकलता है तो आप गौर से सुने होंगे कि कितना का कमी आता है, आपको पता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कमी आता है। तो ये 2 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पर इतना रहता है, 2 प्रोटॉन पर 2 इकाई हो जाएगा, 1 इकाई इसको बोलते हैं, समझे? इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर इतना ही रहता है, बस प्लस में रहता है प्रोटॉन के ऊपर और माइनस में रहता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बात समझ में आ रही होगी? तो प्रोटॉन पर जब ये रहता है प्लस में तो एक प्रोटॉन पर इतना रहता है, चूँकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन है तो 2 इकाई बोलेंगे इसको, 2 इकाई धन आवेश। मुझे लगता है अब ये समझ में आ गया होगा कि 2 इकाई धन आवेश क्यों कहेंगे। क्लियर हो रही है बातें? यहाँ पे है आपका क्वेश्चन में कि रेडियो सक्रिय तत्व से निकलने वाले अदृश्य किरण, कहाँ से? रेडियो सक्रिय तत्व से अदृश्य किरण निकलने वाले सर्वप्रथम पहचान किसने किया है कि रेडियो सक्रिय तत्व से अदृश्य किरण निकलती है? तो रदरफोर्ड ने किया था। देखिए, रेडियो सक्रिय तत्व का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। बैकुरल ने किया रेडियो सक्रियता की खोज, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया। यहाँ क्वेश्चन क्या, रेडियो सक्रिय तत्व से निकलने वाले जो अदृश्य किरण है उसका सर्वप्रथम पहचान किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन का मतलब को समझना है, वरना यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन में है, बैकुरल भी है, मैडम क्यूरी भी है, ऑटो हॉर्न भी है, तो कन्फ्यूजन बना रहेगा, तो इसको दूर करना है। अल्फा तथा बीटा किरणों की खोज किसने की? तो आप एक चीज़ जानिए, रदरफोर्ड ने क्या देखा? रेडियो सक्रिय अदृश्य किरण देखा रदरफोर्ड ने। तो अब आप दिमाग लगाओ कि अल्फा और बीटा कण क्या है, यही तो है। रेडियो सक्रिय तत्व में क्या निकलता है? अल्फा बीटा गामा ही तो निकलता है। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा बीटा को रदरफोर्ड लेकिन देख लिए थे, गामा का नहीं, लेकिन अल्फा बीटा को रदरफोर्ड देख लिए थे। तो अब याद रहेगा ना कि रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा और बीटा किरण को खोजा था, जो कहाँ से निकलता है? तो रेडियो सक्रिय तत्व से निकलता है, और पहले रदरफोर्ड ने ही इसका पता लगाया था। मुझे लग रहा है अच्छे से क्लियर हो रही है क्वेश्चन सारे। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि गामा किरणों का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? अब रदरफोर्ड यहाँ मत मार दीजिएगा, रदरफोर्ड नहीं थे, गामा नहीं हो, अल्फा बीटा तो पता कर पाए थे, ये आवेशहीन था कण, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉल बिलियार्ड। पॉल बिलियार्ड ने गामा किरण, माइंड दिमाग लगाइए, याद करने का कोशिश करिए, गामा किरण पॉल बिलियार्ड मारिएगा। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित नहीं करता है? दिमाग लगाना है आपको, पक्का सही जवाब दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोई चर्चा ही नहीं होता है। अल्फा कण का होता है, प्रोटॉन का हो सकता है, गामा किरण का हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई चर्चा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का कोई यहाँ मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय विखंडन में, रेडियो सक्रिय विखंडन में अल्फा बीटा गामा किरणें एक साथ उत्सर्जित होते हैं। रेडियो सक्रिय विखंडन में क्या ये तीनों एक साथ उत्सर्जित होते हैं? दिमाग लगा के बताइए। नहीं, एक साथ नहीं निकलता है, ये माइंड में बैठा लीजिए। ये डी दिख रहा है सही कि पहले अल्फा अथवा पहले बीटा के बाद गामा उत्सर्जित होता। पहले अल्फा आएगा या पहले बीटा आएगा तब गामा आएगा। क्लियर हो रही बात? डी इसका सही है। पहले क्या होगा? पहले या तो अल्फा आ जाए या तो पहले बीटा आ जाए, इन दोनों में कोई आ सकता है पहले, उसके बाद गामा आएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बातें? यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन के समान गुण वाला है, इलेक्ट्रॉन के जैसा कौन है गुण रखे हुए? ये जवाब दे पाइएगा आप। तो बीटा किरण, क्योंकि बीटा निगेटिव कण है। अगर मैं पूछूं प्रोटॉन के जैसा कौन है, तभी थोड़ा देर पहले ही बताया है अल्फा कण प्रोटॉन के जैसा है, न्यूट्रॉन के जैसा कौन है? तो गामा किरण है। क्लियर हो गई सारी बातें? अब याद है कि अल्फा कण सिर्फ उस निगेटिव के होने की वजह से उसके जैसा गुण रखा है। समझ सोचिए कि इलेक्ट्रॉन का कोई महत्व रह गया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का महत्व नहीं होता है रेडियो सक्रियता में। नेक्स्ट है कि बीटा किरणों पर कोई आवेश उपस्थित रहता है, मतलब बीटा पर कौन रहता है? तो अभी मैंने बताया निगेटिव आवेश रहता है। बीटा किरण पर कौन सा आता है? निगेटिव। अल्फा पे पॉजिटिव, गामा पे कोई किरण आवेश नहीं होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीटा कण के उत्सर्जन से निर्मित नवीन परमाणु का, गौर से सुनिएगा, बीटा कण के उत्सर्जन हो चुका है, निकल चुका है बीटा कण। ये क्या हो गया? रुक जाइए जरा, एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, तो बीटा किरण निकल उत्सर्जित हुआ है, तो आपको मैं बताया हूँ बीटा किरण निकलते समय क्या घटना होता है। अल्फा के बारे में मैं बोलता हूँ, आप बीटा का सोचो तब तक। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन की कमी होती है, कमी। जब एक अल्फा का निकलता है तो बीटा में क्या होता है? एक प्रोटॉन की इंक्रीजिंग होता है, एक
जब एक बीटा किरण निकलता है, बीटा कण सॉरी निकलता है, तो एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। प्रोटॉन ही तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, परमाणु संख्या बनाता है ना, प्रोटॉन। तो एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि आ जाएगी, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होगी, तथा परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बदलने के लिए या तो प्रोटॉन चाहिए या तो न्यूट्रॉन चाहिए। और बीटा किरण जब भी निकलता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई चर्चा करता ही नहीं है, सिर्फ ये क्या करता है, एक क्या बोला जाए, एक मिनट रुक जाइएगा जरा, एक मिनट। हाँ, एक प्रोटॉन को संख्या बढ़ाता है, एक प्रोटॉन का संख्या बढ़ाता है, लेकिन द्रव्यमान पर अपरिवर्तित रहता है, ये ध्यान रखिए। प्रोटॉन बढ़ाता है लेकिन द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है बात? क्लियर है? इसका पहला ही आंसर देना परफेक्ट रहेगा, ठीक है। द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं है, तो ऐसे मन में आपको आ सकता है कि एक प्रोटॉन बढ़ जाने से द्रव्यमान में कुछ चेंजिंग आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं पाता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा, सिर्फ एक वृद्धि हो जाता है परमाणु संख्या। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक प्रोटॉन आने से परमाणु संख्या एक बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैच कराना है तो मैच करा सकते हैं। गामा आवेशहीन, तो इसका यहाँ लगा दीजिए, बीटा नकारात्मक यहाँ लगा दीजिए, अल्फा धन आवेश यहाँ लगा दीजिए, तीनों लग गया, यही आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित बीटा कण होते हैं। बीटा कण क्या होता है, दिमाग पर जोर डालिए, बीटा कण है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चर्चा होगा क्या यहाँ पे कभी भी? नाभिक से उत्सर्जित अनावेशित कण होगा क्या? ये अनावेशित है कि आवेशित है? तो अनावेशित तो हो नहीं सकता। अब विद्युत चुंबकीय की बात तो होगा नहीं, तो बीटा कण क्या होगा, आवेशित कण है। नाभिक से उत्सर्जित होता है और आवेशित कण है। कौन सा कण है इस पर? निगेटिव कण है, ये माइनस वाला। क्लियर हो रही है ना? अच्छा लग रहा है सेशन? पक्का अच्छा लग रहा होगा। रेडियो सक्रियता गुण है, रेडियो सक्रियता गुण है परमाणु के नाभिक का, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन का, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन का, इनमें से सभी। तो परमाणु के नाभिक का आंसर देना परफेक्ट रहेगा। ये नाभिकीय घटना है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है कि गामा किरणें किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या विद्युत चुंबकीय तरंग। अब जवाब आप दे पाइएगा तो याद रखिएगा इस बात का आप कि गामा किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, एक्स किरण के जैसा काम करता है, याद रखिएगा। क्लियर हो रही बातें? इस प्रश्न में कह रहा है एक बीटा कण के उत्सर्जन से उत्पन्न होता है, बीटा कण के उत्सर्जन से उत्पन्न होता है। दिमाग लगाइएगा जरा। आपको बताया गया बीटा कण में एक प्रोटॉन बढ़ता है। अगर एक प्रोटॉन बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स वो, गौर से सुनिए, क्या चेंजिंग आता है? परमाणु संख्या में चेंजिंग आता है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या चीज को बताता है? तो परमाणु संख्या बताता है समस्थानिक को। स्थान की बात करता है ना, परमाणु संख्या से किसी का स्थान मिलता है पीरियोडिक टेबल में, तो समस्थानिक में चेंजिंग आता है। तो कहाँ टिक मारिएगा? समस्थानिक में, क्योंकि द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता था, संभारिक नहीं हो सकता। सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक का तो बात ही मत कीजिए। कितना अच्छा से समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही धीरे धीरे मैं सारी बात आपको बता दूंगा। क्लियर हो गई बातें? समस्थानिक याद रखिएगा, गलती से संभारिक नहीं लगाइएगा, समस्थानिक। अल्फा या बीटा दोनों में क्या होता है याद रखिएगा, क्योंकि प्रोटॉन में चेंजिंग आ जाता है, तो प्रोटॉन चेंज होने से क्या हो जाता है, आप कहेंगे उसका स्थान बदल जाता है, परमाणु संख्या चेंज हो गया। और परमाणु संख्या चेंज जब भी होता है तो समस्थानिक में चेंजिंग आता है, परमाणु द्रव्यमान में नहीं। क्लियर हो रही है बातें? नेक्स्ट आपका कि गामा किरणें होती है बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावेशित कण, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले आवेशित कण, रेडियो सक्रिय पदार्थ, ये दोनों तो हो नहीं सकता, अंतरिक्ष तो आता नहीं है। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण। तो एक चीज़ जानिए जरा, 35 का जवाब देने के पहले समझ लीजिए जरा। यहाँ अनावेशित कण दे दिया है तो बहुत लोग ये मार देंगे, लेकिन ये सी नंबर भी तो देखिए कि रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे होती है, उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे है, तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आंसर देते समय कभी कंफ्यूज मत होइएगा। कण की बात आएगा तो गामा गलत हो जाएगा। अल्फा और बीटा कण है, एकदम माइंड में बैठाइए आज। अल्फा और बीटा कण बोला जाता है, लेकिन गामा को कण नहीं, तरंग बोला जाता है। ये चीज़ नहीं जानते तो आज जानो आप।
गामा किरणें कण के जैसा बिहेव नहीं करता। अल्फा और बीटा कण में आता है काउंट, लेकिन गामा किरण तरंग में आता है काउंट, याद रखिए। इसलिए सी आंसर देना परफेक्ट हो जाएगा। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से गामा किरण की क्षय के बाद तत्व का, गामा किरण की क्षय के बाद तत्व का, गौर से सुनिए, रेडियो सक्रिय तत्व है, गामा किरण की क्षय हो गया तो क्या होने वाला है? गामा किरण के निकलने से क्या होता है? केवल द्रव्यमान बदलता है। समझ रहे बात? केवल परमाणु संख्या बदलता है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान दोनों बदल जाता है। आगे कहा जा रहा है कि ना तो परमाणु संख्या बदलता है, ना ही द्रव्यमान संख्या बदलता है। तो आप बताओ, जब गामा किरण निकलता है तो कभी मैंने अभी तक बताया क्या कि प्रोटॉन निकलता है या प्रोटॉन में वृद्धि या घटाव होता? नहीं ना बताया। तो आंसर यही होगा, ना ही परमाणु संख्या बदलता है, ना ही द्रव्यमान संख्या बदलता है। इसीलिए यह कण के भांति व्यवहार नहीं करता, एक तरंग के भांति व्यवहार करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका भेदन शक्ति महत्तम है? तो गामा किरण का, सॉरी ये सब में अल्फा लिख दिया है, ये होगा गामा। अल्फा अल्फा काट दीजिए सब में से, ठीक है। अल्फा नहीं लिखाएगा यहाँ पे, गलती से मिस प्रिंट है, वो सिंबल के आधार पे दीजिए जवाब। ये गामा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो बीटा अल्फा तो होगा नहीं, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता इसका है, गामा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका आयनन ऊर्जा न्यूनतम है? आयनन ऊर्जा अधिकतम और आयनन ऊर्जा न्यूनतम, ये भी बहुत बार आता है। तो आप याद रखिएगा, जिसका भेदन शक्ति सबसे ज़्यादा है ना, उसका आयनन ऊर्जा सबसे कम है। गामा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? इतना माइंड में रखिए, आयनन ऊर्जा जितना ही कमेगा उतना ही भेदन क्षमता ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को थोड़ा गौर से सुनेंगे। आयनन ऊर्जा क्या होता है उसको समझिए। किसी भी, गौर से सुनिए, यहाँ पे देखिए, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना आप मेहनत करते हैं उसी को हम आयनन ऊर्जा बोलते हैं, जितना ऊर्जा हमें लगाना पड़ता है। बट ये ऑप्शन देने से एक चीज़ तो, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, आपको पता है। कह रहा किसके आयनन ऊर्जा, क्या ये सब मतलब कोई परमाणु है? नहीं है ना, परमाणु तो है नहीं, तो इसके अंदर से आप कैसे खींच के निकालेंगे इलेक्ट्रॉन? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कौन बनाया है। ये क्वेश्चन जो ये आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन को रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए माना जाएगा रॉन्ग। आप खुद सोचो ना जरा, ये सब कुछ परमाणु तो है नहीं, तो आयनन ऊर्जा इसमें से कैसे? जैसे आपसे पूछेगा कैल्शियम का और एल्युमिनियम है, अब बताइए इसमें से किसका आयनन ऊर्जा कम या ज़्यादा है? बात समझ में आ रही है? तो आयनन ऊर्जा, मेहनत कहाँ ज़्यादा है, कैल्शियम में एल्युमिनियम है? तो रेडियो एक्टिव सीरीज से तो आप पता कर सकते हैं कि कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है आपके लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यहाँ से फटाक से निकल जाएगा, तो आयनन ऊर्जा इसमें ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे कैसे हम कहेंगे? बात समझ में आ रही है? मुझे लग रहा है अच्छे से अब क्लियर हो गई वो बातें। ये क्वेश्चन में आप ऐसे तो गामा मार दीजिए, ऐसे तो मुझे ये क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है। मुझे नहीं लगता आगे एग्जाम वगैरह में पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इलीगल क्वेश्चन हो गया ये। तो वही बात हो गया कि मैं आपको एक से, गौर से सुनिएगा, मैं आपको 1 से 9 तक मतलब काट दिया, जिस पे लिखा हुआ है 1 से 9 तक, और मैं कह रहा हूँ कि 10 निकालने का प्रोबेबिलिटी बताइए, 0, संभव ही नहीं है। उसी तरह ये क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन देना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ आंसर टिक लगा देते। वैसे फिलहाल इन सभी में गामा को मार दीजिए, क्या कीजिएगा, अब ऐसे ही नहीं, इसीलिए यहाँ कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा किरणों में अल्फा किरणों की भेदन क्षमता अधिकतम होती है। ये गलत है ना जी, गामा ना सबसे अच्छा भेदन क्षमता, ये गलत हो गया। बीटा तथा गामा किरणों के तुलना में अल्फा कण अधिक भारी होता है। हाँ ये सही है, ये सही है कि अल्फा कण ज़्यादा भारी है। भारी की अगर बात करिए तो सबसे हल्का है गामा, ये तो किरण ही है, उसके बाद बीटा आएगा तब अल्फा आएगा, तो अल्फा सबसे भारी में काउंट आएगा, ये सही है। यहाँ पे है, समान ऊर्जा की अल्फा कण के तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। क्यों? समझ रहे हैं? समान ऊर्जा के अल्फा कण, देखिए भारी है ना, सॉरी हल्का है, बीटा किरण क्या है, हल्का है, इस वजह से। आंसर क्या 40 का दे पाइएगा? आप दिमाग लगा के दे लीजिएगा। पहले जैसे 40 का आप देना सही रहेगा, सी नंबर। अल्फा कण का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण उसका भेदन क्षमता आसान है। जैसे कोई चीज़ में आप गोली मारिए, मान के चलिए कोई शीशा है उसमें गोली मारिए, अगर आपका एकदम छोटी सी गोली है तो तेजी में निकल जाएगा, और मोटा सा गोला है तो जाके टकरा के चूर चूर कर देगा। वही हाल होगा कि पतला चीज़ ज़्यादा होगा, तो वही चीज़ है। समझे? ऊर्जा के बारे में ऐसे ही कहा जाएगा, क्योंकि वो वजन ही नगण्य है बीटा कण का, लेकिन अल्फा का ज़्यादा है, इसी वजह से।
नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय विघटन के अनुसार, रेडियो सक्रिय विघटन के अनुसार क्या जवाब दीजिए। पहला है किसी भी क्षण रेडियो सक्रिय परमाणु के विघटन होने की दर उस समय उपस्थित कुल सक्रिय ऊर्जा की संख्या के समानुपाती होती है। यह आंसर एकदम सही है कि किसी भी क्षण रेडियो सक्रिय परमाणु के विघटन होने की दर जो है उस समय उपस्थित कुल सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यही इसका आंसर परफेक्ट है पहला। आगे से पढ़ सकते हैं चाहेंगे तो, जैसे यहाँ कह रहा है किसी भी क्षण रेडियो सक्रिय परमाणु के विघटन होने की दर उस समय उपस्थित कुल सक्रिय परमाणुओं की संख्या के विरुद्ध समानुपाती होता नहीं, समानुपाती होता है। किसी भी क्षण रेडियो सक्रिय परमाणु के विघटन की दर सक्रिय होने की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर देना रहेगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हुआ ना, कॉमन सेंस लगाइए ना। यहाँ पे क्या लिखा गया, उस समय उपस्थित कुल सक्रिय परमाणुओं के संख्या के समानुपाती होता है। तो विघटन कैसे होगा, मान के चलिए एक आपके पास परमाणु है तो एक ही ना टूटेगा। मान के चलिए आपके सामने 10 में परमाणु दे दिया तो 10 जल्दी 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 टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा। टूटने से ही तो रेडियो सक्रिय एनर्जी निकलता है। मतलब वही चीज़ को सिर्फ समझना है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि समानुपाती है, जितना परमाणु होगा उतना ही जाके विघटन निकलेगा, विघटन होकर उतना ही ऊर्जा निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उस समय उपस्थित कुल सक्रिय परमाणु की संख्या के समानुपाती होता है ये जो परमाणु विघटन की दर है। परमाणु विघटन की दर है, टूटने की दर। जितना ज़्यादा संख्या बढ़ाइए उतना तेजी से टूटेगा। सभी रेडियो सक्रिय तत्व क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं। सभी रेडियो सक्रिय तत्व क्षय होने के बाद किस में बदलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब 1,00,000 रुपया इस पे इनाम दिया जा सके, इतना बढ़िया ये क्वेश्चन आया है। मतलब स्टार वे स्टार मान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट गलती कर देता है क्योंकि पता नहीं होता। लेड में बदलता है, सीसा पीबी में बदलता है। जितने रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं सारे लेड में लास्ट में बदल जाते हैं, है ना, कमाल की बात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। ऑप्शन में देखिए स्टेंटीन है, ट्राइटियम है, जर्कोनियम है, फ्रांसियम है। तो जर्कोनियम आंसर देना सही है क्योंकि ये जर्कोनियम क्या है, यह मतलब किस बोलते हैं अधातु नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अर्ध धातु। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक और होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोल पा रहा हूँ, समझ जाइएगा आप उससे। ठीक है, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं जी, अर्धचालक बोलते हैं इसको शायद। ठीक है, वो है ये। तो ये है आपका रेडियो सक्रिय, ये भी है ये भी है। तो नाम याद करिए, स्टेंटीन है, ट्राइटियम है। ट्राइटियम क्या है आपको पता है, जैसे आप समझिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये वही है। समझ में आया, वो भी एक रेडियो सक्रिय तत्व में आता है। और फ्रांसियम हो गया, स्टेंटीन तो जान ही गए, जर्कोनियम सिर्फ अर्ध वो है। सबसे शक्तिशाली रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है। सबसे शक्तिशाली अभी तक का रेडियम ही है जो मैडम क्यूरी खोजी थी। इससे शक्तिशाली अभी तक कोई खोजा नहीं गया है। अब यहाँ देखिए, ये सब क्वेश्चन है एग्जाम में, सारे स्टूडेंट लमसम छोड़ के आते हैं, हम लोग लेकिन नहीं छोड़ेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आराम से समझने का कोशिश करते हैं। हुआ क्या है कि कह रहा है कि प्लूटोनियम है से 8 अल्फा कण और 5 बीटा कण का उत्सर्जन होने के बाद बनने वाले परमाणु क्या होगा। तो आप समझने का कोशिश करिए जरा। देखिए, पहले हम अल्फा कण को लेते हैं। 8 अल्फा कण निकला है। आपको पता होना चाहिए एक अल्फा कण में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन लॉस में जाता है। माइनस माइनस लिख देता हूँ, लॉस होता है। तो 8 कण निकला है, 8 दूनी 16, 16 को आपका न्यूट्रॉन, एक सेकेंड दीजिए, 16 को आपका न्यूट्रॉन में लॉस हो गया और 16 को प्रोटॉन लॉस हो गया। क्लियर हुई बातें। अच्छा, बीटा का यहाँ लिखते हैं। 5 बीटा कण से क्या होने वाला है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक बीटा कण निकलने से एक प्रोटॉन की इंक्रीजिंग होती है। मैं प्लस माइनस लिखना जरूरी समझ रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ प्लस लिख रहा हूँ इंक्रीज और यहाँ माइनस लिख दे रहा हूँ डिक्रीज। अब आगे समझिएगा जरा। अब क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि 5 प्रोटॉन का प्लस होने वाला है, 5 प्रोटॉन। तो फाइनल जब एक्टिविटी देखेंगे आप, तो इस प्रोटॉन के प्रोटॉन से कैलकुलेट करिए। प्रोटॉन के प्रोटॉन से कैलकुलेट करना होगा आपको यहाँ। तो आप कहेंगे कि 5 प्रोटॉन यहाँ पे प्लस हो रहा है और 16 प्रोटॉन निकल रहा है, तो असल में 11 प्रोटॉन निकलेगा। फाइनल तो यही ना होगा, 11 प्रोटॉन निकलेगा। तो आप देखिए कि 11 कम करिए जरा। 94 है ना, नीचे में होता है परमाणु संख्या, प्रोटॉन का संख्या नीचे रहता है, तो उसमें से 11 कम करिए तो कितना आएगा 83। तो जिसमें 83 लिखा हुआ वही आंसर हो सकता है। यानी ऑप्शन ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। बी में 82 है तो वो आंसर नहीं होगा आपका। यहाँ तक समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ का, ऊपर वाले का बात करेंगे।
तो अब आपको एक बात पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, कि ऊपर में जो यहाँ लिखा गया इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें कहेंगे सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों जुड़ा हुआ है इसमें। अब आप क्या कर रहे हैं, 16 यहाँ पे देखिएगा क्या चेंजिंग आया है। 16 प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन निकला है इसमें से, 16 न्यूट्रॉन निकला है। उसके बाद क्या हुआ है, और भी न्यूट्रॉन जुड़ा है क्या इसमें? नहीं, जुड़ा नहीं है, सिर्फ 16 न्यूट्रॉन आप इसमें से निकाले हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16 प्रोटॉन निकल गया, और साथ में यहाँ पे निकाले हैं ना 11 प्रोटॉन निकल गया। सॉरी 16 प्रोटॉन नहीं, एक सेकंड दीजिए मुझे, एक सेकंड। यहाँ पे है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे मैं गोल कर रहा हूँ। 11 प्रोटॉन फाइनल निकला था, तो 11 प्रोटॉन को माइनस करिए, और साथ में न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 न्यूट्रॉन भी निकला है, तो 16 भी न्यूट्रॉन भी माइनस होगा। तो टोटल कितना हमको घटाना पड़ेगा, 16 में 11 जोड़िए, यानी कि 26 कम करना होगा आपको। गलती तो नहीं कर रहा हूँ? रुक जाइए जरा मिला लेते हैं। छब्बीस ही घटेगा ना, घटा के बताइए कितना आ रहा है। नहीं आ पा रहा है, 210 तो नहीं मिल रहा है ना, क्या गलती कर रहा हूँ? 8 कण है ना, तो 8 दूनी 16 प्रोटॉन निकलेगा, 16 न्यूट्रॉन निकलेगा। क्लियर हो गई। 5 बीटा कण के द्वारा क्या होगा, 5 प्रोटॉन सिर्फ ऐड होता है, तो फाइनल प्रोटॉन में क्या चेंजिंग आएगा, तो यहाँ पे 16 प्रोटॉन निकला, और यहाँ 5 प्रोटॉन और ऐड हो गया, यानी कि जब जो फाइनल देखेंगे तो 11 प्रोटॉन बाहर निकल गया। क्लियर है? ये बात तो सही है। अब 11 प्रोटॉन यहाँ से निकल रहा है, और न्यूट्रॉन में निकल रहा है आपका, न्यूट्रॉन 2 ही निकलता है ना, हाँ 2 ही निकलता है, तो 8 दूनी 16 को, तो 16 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ 27 आएगा, सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा, और एक 2 हो जाएगा। 27 का कमी आना चाहिए, 27 माइनस में आ रहा है, मतलब 27 का कमी आना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, माइंड थोड़ा सा नहीं समझ पाए। एक चीज़ मैं बता दूँ, बीटा कण से प्रोटॉन में तो चेंजिंग आता है, लेकिन द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं करता है। ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यही काम मेरा खराब हो रहा था। देखिए 83 का एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कैसे कैसे किया था। 94 है, इसमें हम जानते हैं प्रोटॉन है ये, तो हम जरा चेक करते हैं, इसमें से 8 दूनी 16 न्यूट्रॉन और 16 प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है, बाहर। और यहाँ से जब निकालेंगे तो 5 प्रोटॉन बाहर निकलता है। क्लियर हो गई बातें? अच्छा सॉरी, ऐड होता है, 5 प्रोटॉन ऐड होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। तो फाइनल मैंने चेंजिंग इन दोनों में देखा, चेंजिंग है 11 का, तो 11 हम कम कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कि यहाँ सर 83 हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब ऊपर वाला में आइए, तो याद रखिए ये चीज़, थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रहा था मैं, कि हम बीटा के बारे में सोच रहे थे। परमाणु द्रव्यमान जिस समय बात करेंगे उस समय बीटा को भूल जाइए। बीटा से क्या निकला क्या गया डजन मैटर, क्योंकि चेंजिंग नहीं आता है कुछ भी। सिर्फ बात कीजिए अल्फा कण से, तो अल्फा कण में क्या हुआ है, 2 प्रोटॉन बाहर निकला है और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकला है, तो टोटल कितना निकला, 4 कण बाहर निकला। तो 8 चुक 32 की कमी आ जाएगी, क्योंकि निकला है ना इसलिए 32 की कमी आ जाएगी। तो आप कुछ नहीं कीजिए, 242 में 32 का कमी कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 210, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, दोनों सेम ही है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? यानी कि ऊपर वाला देखते समय उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, दोनों जुड़ा हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अल्फा कण को देखेंगे और उसका डबल करके घटा देंगे ऊपर वाला में, और जब नीचे वाला चेक करेंगे उस समय क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे और इसको उसमें से घटा देंगे, तब जाके इसमें घटाएंगे। और भी है क्वेश्चन, अब घबराओ मत, धीरे धीरे याद हो जाएगा। यहाँ कह रहा है, लेकिन हाँ ये मैं बता दूं, लमसम स्टूडेंट नहीं बनाते हैं, और आप सीख रहे हैं तो ये बहुत प्लस काम कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। यदि 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर ये बन जाता है, तो कितने अल्फा और कितने बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है। तो आपको जानना है सबसे पहले क्या, अल्फा कण के बारे में। तब ऊपर देखो आप, अल्फा कण ऊपर से पता चल जाएगा। 38 से 34 हो गया, मतलब कितना कमी आया है, तो 4 का कमी आया है। तो 4 का मतलब क्या हो गया, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यही तो हुआ 4 कमी का मतलब, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कब निकलता है, तो यानी 1 अल्फा कण निकला होगा। तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, 1 अल्फा कण। अब बीटा कैसे चेक करेंगे, तो आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। 1 अल्फा कण, अब नीचे है 92,
92। अब देखिए बीटा कण से आपने अभी चेक किया कि सॉरी अल्फा से पता चला कि आपको 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकला होगा, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन की कमी आई होगी, 2 प्रोटॉन निकल गया तो 90 हो गया। बात समझ में आया, 90 हो गया। बट यहाँ 91 है, 91 का मतलब है एक ऐड हो गया। ऐड कैसे हो गया? तो यही आया होगा क्या, एक निकला होगा बीटा कण, तभी तो एक ऐड हुआ है ना। होना चाहिए था 90 लेकिन हो गया एक प्लस, यानी कि एक बीटा कण भी निकला होगा। ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण और 2 बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो प्राप्त परमाणु क्या होगा। समझते हैं जरा। एक अल्फा कण है तो उसमें क्या चेंजिंग आएगा, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन में चेंजिंग आएगा, और दो बीटा कण, तो इसमें ये दोनों माइनस में आता है लेकिन प्लस में आएगा बीटा कण क्या क्या लेकर, 2 प्रोटॉन। तो देखिए 2 प्रोटॉन से 2 प्रोटॉन चला गया, सिर्फ कमी क्या चीज में है, न्यूट्रॉन में। और न्यूट्रॉन में कमी क्या दर्शाएगा, दिमाग लगाइएगा जरा, बात समझ में आ रही है, क्लियर समझ गए होंगे। क्योंकि प्रोटॉन से प्रोटॉन तो मर्ज हो गया तो उसका परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, आएगा परमाणु द्रव्यमान में चेंजिंग, और परमाणु संख्या नहीं बदलता है तो उसका स्थान नहीं बदलता, यानी समस्थानिक होगा। देख रहे हैं कैसे आंसर दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना, मैं बोला कि क्लियर हो जाएगा थोड़ा देर में। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होगा, तो सबसे पहले ऊपर वाला को देखा जाता है। 236 से 224 आ गया, तो 236 से 224 कितना का चेंजिंग आया, जरा देखो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ आते समय जो चेंजिंग मुझे दिख रहा है 6 और 6 12 का चेंजिंग दिख रहा है, 12 का कमी है। तो 12 का कमी का मतलब हुआ होगा कितना बताइए, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की कमी हुई होगी। क्लियर हुई बात, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन का कमी आया होगा। यानी कि एक चीज़ मुझे बताइएगा ज़रा, परमाणु द्रव्यमान ऊपर आपने देखा है ना, परमाणु द्रव्यमान में क्या बीटा कण का कोई योगदान होता है? नहीं होता है। बीटा कण ऊपर वाला में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता है। तो 6 का सॉरी 12 का कमी आया किसके वजह से, अल्फा के वजह से। तो 12 को हम क्या कर लेते हैं, तोड़ के देखते हैं। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ 6 है, मतलब कितना अल्फा कण निकला होगा, तो 2 तिहाई 6 होता है ना, इसका 3 गुना है ना, तो 3 अल्फा कण निकला होगा। यानी आंसर आपका 3 अल्फा कण वाला आंसर होगा, ये वाला ये वाला ये वाला। अब बीटा का चर्चा करेंगे तो आइए बीटा चेक करते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर मैं काट दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ 92 है और यहाँ 87 है, कितना का चेंजिंग हुआ है। तो आप अभी एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आपने एक चीज़ निकाला है कि 3 अल्फा कण, मतलब 3 प्रोटॉन माइनस हुआ होगा। तो जब 92 में से 3 प्रोटॉन माइनस करिएगा आप, 3 प्रोटॉन निकालिएगा तो कितना होने वाला है, 89 होने वाला था। 89 नहीं है, 92 है। तो कैसे 92 हो गया, होना तो चाहिए था 89, लेकिन 92 क्यों है, क्योंकि इसमें बीटा निकला होगा। बीटा निकलता है तो प्रोटॉन बढ़ाता है, तो कितना निकला होगा आप देख लीजिए ना। तो 89 90 और 92 सॉरी माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से एक बार आते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कितना कमी है, 12 का कमी है, मतलब 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन निकला होगा इसमें से। समझाते समय थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, निकला होगा। यानी कि न्यूट्रॉन की बात अब मत कीजिए, अब प्रोटॉन का सिर्फ बात करिए, ठीक है। अब प्रोटॉन नीचे आइए, 92 यहाँ पे है 87, तो 92 में से 6 प्रोटॉन निकल गया तो कितना आएगा, 2 उधर हटा दीजिए और 4 इधर, तो ये आना चाहिए था 86 आना चाहिए था। बट यहाँ पे कितना है, 87 है। 87 कैसे हो गया आप बताओ मेरे को, यानी कि एक बीटा निकला होगा तभी तो एक प्रोटॉन बढ़ाया होगा, एक प्रोटॉन बढ़ाया होगा ना बीटा आकर, तभी तो 87 हुआ है, मतलब एक बीटा भी निकला होगा। क्लियर हुआ ना अब। तो 3 अल्फा और 1 बीटा, आंसर नंबर सी जाएगा 48 का। बोलिए क्लियर हो रही है बातें। बहुत सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे सारी क्लियर हो जाएगी, अभी तक नहीं हुआ तो भी। यहाँ पे कह रहा है 92x238 से एक अल्फा कण कितना, एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो प्राप्त नवीन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अल्फा कण निकला है तो न्यूट्रॉन में कमी आएगा, तो 2 न्यूट्रॉन कम जाएगा। कितना कमेगा, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कम जाएगा, यानी 4 की कमी आएगी। तो ऊपर पकड़िए 238, इसमें 4 का कमी कर दीजिए, 4 कमी करिएगा तो कितना आएगा, 232 आ जाएगा।
ठीक है, 232 आ जाएगा आपका। क्योंकि टोटल 4 की कमी आएगी। ऊपर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़कर, यहाँ एन करिए, यहाँ एन लिखना भूल गया। ठीक है, तो टोटल आ गया आपका 232 आ गया। थोड़ा और मतलब अलग तरीका से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा टेक्निकली समझा देता हूँ। जैसे 92 है यहाँ पे, और यहाँ पे है कितना 238। तो आप पहले जानिए ये है प्रोटॉन का संख्या। ठीक है, तो आप न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा, तो 3238 में से आपको घटाना होगा 92। घटाइए जरा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 9 4 13 4 और 146। कितना आ गया 146। ये है आपका क्या चीज़ का संख्या, ये न्यूट्रॉन का संख्या निकला आपका अभी फिलहाल जो परमाणु है। अब आप बात कीजिए आगे, अब क्या हुआ है, मैं कलर चेंज करता हूँ। अब क्या कहेंगे आप कि सर अब हुआ है एक अल्फा का निकल गया, मतलब एक अल्फा का निकलने का मतलब है 2 न्यूट्रॉन निकला और 2 प्रोटॉन निकला। बात समझ में आई। अब पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, पूछा है क्वेश्चन क्या पूछा है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो 146 न्यूट्रॉन है, इसमें से 2 न्यूट्रॉन आप निकाल दीजिए, तो 144 बचेगा। इनमें से 2 निकाल देंगे ना न्यूट्रॉन, क्योंकि एक अल्फा का निकलेगा 2 न्यूट्रॉन अपना लेकर जाएगा, तो 144 आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे मैंने निकाला आसानी से। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 11 सोडियम 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद प्रतिफल पदार्थ होगा। अच्छा, एक बीटा कण, गौर से सुनिएगा मेरी बात, एक बीटा कण निकला है मतलब एक परमाणु संख्या बढ़ा देगा, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ा देगा, मतलब 11 से कितना कर देगा 22, और 22 कितना किसका है, मैग्नीशियम का है, सोडियम से मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें। नेक्स्ट है आपका उसी तरह ये क्वेश्चन कि नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किससे मिलकर इतना तथा प्रोटॉन में बदल जाएगा। इतना भी बनेगा और साथ में प्रोटॉन भी बदलेगा से बोल रहा है। तो आप चेंजिंग देखिए क्या हुआ है। इसके साथ प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन का मैंने लिख दिया, प्रोटॉन का दोनों एक एक होगा ऊपर नीचे, दरमान एक और एक प्रोटॉन। तो मिलाइए ना जरा, मिलाने से ही तो पता चलेगा। यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 है, एक 9 हो गया टोटल। तो 7 में 2 जोड़ा गया, प्लस 2 प्रोटॉन ऐड किया गया है। और जब 2 प्रोटॉन ऐड होता है तो इसका सीधा मतलब है कि आपने क्या किया है, एक अल्फा कण, एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक अल्फा कण जो होगा क्या हुआ है, बन जाएगा, एक अल्फा कण बन जाएगा, यही तो होगा ना। पूछा क्वेश्चन कैसे पूछा था कि निम्नलिखित किससे मिलकर ये बना होगा, तो एक अल्फा कण से बना होगा, क्योंकि एक अल्फा कण निकला होगा तो इतना चेंजिंग उसमें आया होगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ को किससे निर्मित पथ में रखना चाहिए, तो उसको रखा जाता है शीशा में, क्योंकि लास्ट में रेडियो सक्रिय पदार्थ शीशा बन जाता है, तो ऑलरेडी शीशा में ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं आता है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि बीटा कण के उत्सर्जन से नाभिक का N/P का अनुपात क्या होगा। बीटा कण से क्या होता है, N ऊपर है P नीचे है, तो इसमें बढ़ोतरी आ जाता है। मान के चलिए एक बीटा है तो एक प्लस हो जाएगा नीचे में, तो नीचे का अमाउंट बढ़ गया, नीचे वाला आइटम अगर बढ़ जाता है तो ये रेशियो में क्या आएगा, बढ़ेगा या घटेगा। एक प्रैक्टिकल करके दिखाए क्या, 7 में आप भाग दीजिए 7 से, नहीं ऐसा लिखता हूँ ना जो आपको कट जाए तो आपको समझ में आएगा। मान के लिखिए आप कर रहे हैं 14 में भाग दे रहे हैं 7 से, आप कर दीजिए 14 में भाग दीजिए आप 8 से, आपने एक बढ़ा दिया, तो यहाँ कितना आएगा 7 दूनी 14, वहाँ पे भाग दीजिए आप, 8 दूनी 16 लगा पाइएगा, नहीं ना लगा पाइएगा। अब 8 वन जा 8 लगेगा, समझ रहे कितना गड़बड़ी हो रहा है, मतलब कमा या बढ़ा तो कम जाता है, तो यहाँ आंसर क्या दीजिएगा, घट जाता है। अगर मैं यहाँ पे अल्फा कण पूछता तब क्या आप आंसर देते, अल्फा कण। अब बताइए, क्वेश्चन चेंज किया मैं,
तो उसमें क्या होता है उसको देखिए, N/P। इसमें क्या होने वाला है, अब प्रोटॉन में 2 प्लस हो जाता, माइनस हो जाएगा, और ऊपर में 2 माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही है? बस आपको ख्याल ये रखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर यहाँ तो बराबर रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी 2 कमा है, नीचे भी 2 कमा है, लेकिन आंसर जानते हैं अल्फा का यहाँ रहता है तो आंसर, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन जब यहाँ अल्फा कन रहता है उस समय आपको आंसर देना जाता है बढ़ता है, बीटा कन में घटता है दिया जाता है, लेकिन अल्फा कन में बढ़ता है क्यों दिया जाता है, इसका लॉजिक क्या है समझिएगा जरा। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, 8/2 है, ठीक है। अब आ गया 6/0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाइए 8/4 है। अब कर दीजिए 6 कितना हो जाएगा, अब 2 कम कर दीजिए ऊपर नीचे, 6 बटा कितना आ जाएगा, 2, 6 बटा क्या आ जाएगा 2, कम कर दिया मैंने, यहाँ से काटिए, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6। बताओ आप बताओ क्या हुआ, बढ़ा या घटा? समझ में आ गया ना क्या क्या हो रहा है? ऊपर नीचे दोनों में कमी करने से ये जो वैल्यू आएगा ज़्यादा आएगा। बात समझ में आया? मैथ अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर बता पाइएगा। तो उस समय बढ़ेगा। अभी फिलहाल ये अल्फा का मैं टिक लगा रहा हूँ, अल्फा का। बीटा का लिए टिक क्या था, घटता है, और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? एल्युमिनियम नहीं दर्शाता है, यूरेनियम दर्शाता है, थोरियम और रेडियम दर्शाता है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं दर्शाता। एल्युमिनियम तो नॉर्मल हम लोग के घर में खाना बनाने का बर्तन होता है। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकुलर ने की। जी हाँ, ये सही बात है, मैं पहले भी बताया आपको। आगे कह रहा है, रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार प्रयोग मैडम क्यूरी ने किया। देखिए 55 में दोनों सही है। रेडियो सक्रियता शब्द देने वाली मैडम क्यूरी है, लेकिन रेडियो सक्रियता प्रोसेस खोजने वाला हेनरी बेकुलर है। रेडियम शब्द को, रेडियम तत्व को खोजने वाला मैडम क्यूरी है, रेडियम पोलोनियम को। और रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया था, रेडियो सक्रिय किरण को पता लगाया था, अल्फा और बीटा का। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपका कि रेडियो धर्मीयता को मापा जाता है, रेडियो धर्मीयता को मापा जाता है, क्या आंसर रहेगा इसका, हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर द्वारा, गीगर मूलर काउंटर द्वारा नापा जाता है। नेट रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की जो, देखिए एक होता है एसआई इकाई जिसको बैकुरल बोलते हैं। अगर रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक पूछेगा तो बैकुरल आंसर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर रेडियो सक्रियता की इकाई पूछे तो क्यूरी मारिएगा, क्यूरी। आ ही गया क्वेश्चन। क्या है सक्रियता का, तो क्या मान दिएगा, बैकुरल मारिएगा। ये सब चीज़ गलती ना होना चाहिए। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बैकुरल है, लेकिन रेडियो सक्रियता को नॉर्मली मापा जाता है क्यूरी में। 59 नंबर कह रहा है 3.7 गुने 10 के पावर 7, इसको पावर में ले जाइए। ये यहाँ नहीं होगा, ये होगा पावर 7, ठीक है, पावर 7। डीपीएस देने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होगी? तो आंसर इसका देना होगा आपको, 1 क्यूरी बोलते हैं इसको। 3.7 गुने 10 के पावर 7 डीपीएस देने वाले पदार्थ की मात्रा 1 क्यूरी के बराबर होता है। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा दुगनी कर दिया जाए तो रेडियो सक्रिय विघटन की दर क्या हो जाएगी? रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा को आप दुगना कर देंगे तो रेडियो सक्रिय विघटन की दर क्या हो जाएगी? उससे कोई मतलब नहीं है, अपरिवर्तित रहेगा, हमेशा सेम रहता है। पदार्थ ऊपर नीचे होने से मतलब नहीं है, पदार्थ छोटा हो या बड़ा हो उसका दर जो है वही रहेगा। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने का है। अब यहाँ से एक अर्ध महीना आपको सिखाना है, अर्ध आयु, ये भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है यदि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है, मतलब आधा होने में उसको 4 महीना लगता है, मतलब एक पार्ट है ना, इसका 1/2 होने में 4 मंथ लगता है। तो टेक्निक समझिए। अगला फिर इसका आधा, मतलब 1/4 होने में जानते हैं 8 महीना लग जाएगा टोटल। अगला फिर 4 महीना में 1/4 हो जाएगा। 1/8 होने में इसको फिर लगेगा 16 महीना टोटल लग जाएगा। समझ रहे कैसे चेंजिंग होता है? अब उसी आधार पर जवाब देना है इसका। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कितना है, 4 महीना है, मतलब यहाँ पर कहा आधा होने में 4 महीना लग रहा है, 4 मंथ।
आगे कहता है इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में, 3/4 मतलब 3/4 क्षय कर देना है। तो आप 3/4 है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर कैसे दे। तो आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आप ऊपर छोड़ दीजिए 3 है कि कितना है, नीचे देखिए चौथाई है ना, बस नीचे 4 लाने की कोशिश करिए। तो फिर अगला आधा करिए 1/4, बात समझ में आ रही। तो फिर 4 4 8 महीना टोटल हो गया, बात समझ में आया। अब ये 1/4 होने में 8 महीना, तो 1/4 बचा हुआ है, तो खर्चा कितना हो गया 3/4। तो इसका आंसर 8 महीना हो जाएगा। पता चला 8 महीना कैसे मैं निकाला? नहीं चला है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन है, हम हर एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके जाएंगे। किसी रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धायु 140 दिन है। रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका अर्धायु 140 दिन है, मतलब आधा होने में 1/2 होने में उसको लग रहा है 140 दिन। ठीक है, तो 560 दिनों के बाद 1 ग्राम घटकर कितना हो जाएगा? तो 1/2 होने में 140 दिन, समझ में आ रही है बात? अच्छा चलिए, अब अगला 140 दिन फिर लगा देते हैं, 140 दिन, तो 1/4 हो जाएगा। फिर 140 दिन लगा देते हैं, मैं गलती लिख रहा हूँ, रुक जाइए, थोड़ा जगह लेना पड़ेगा अच्छा से, रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं 1/2 होने में 140 डे, यहाँ लिखते हैं 1/4 होने में 140 डे, 1/8 होने में 140 डे, और 1/16 होने में 140 डे। देखिए कितना पूरा, क्या 560 पूर गया? 14 के 14, 14 ने 28, 14 43, 14 चौका 56 होना गया 560 दिन, 14 चौका 56, तो कितना हो गया 1/16 ग्राम। आंसर क्या टिक मारिएगा? 1/16 ग्राम। मुझे लगता है आप टेक्निक समझ में आया होगा कैसे क्या चल रहा है। थोड़ा देर और देखिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल 70 दिन का है। उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद इतना ग्राम रह जाएगा? तो इतना ग्राम को क्या लिखिएगा? 25/100 लिखिएगा, यानी काट के कितना आएगा? 1/4 आएगा। तो देखिए 1/2 होने में कितना दिन लग रहा है? 70 डेज। तो 1/4 होने में कितना दिन लगेगा? तो 7 दूनी 14, 140 डेज। आंसर क्या हो जाएगा? 140 डेज। किसी रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा अपने मूल मात्रा का 16वां भाग 2 घंटे के बाद पाया जाता है, तो तत्व की अर्धायु होगी। तो देखिए ऐसे समझिए, 1/16 है 2 आवर में, तो 1/8 रहा होगा 1 आवर में, 1/4 रहा होगा आधा घंटा में मतलब 30 मिनट में, और 1/2 रहा होगा 15 मिनट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मिनट। बैक गियर भी मार सकते हैं आप। देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा अपने मूल मात्रा का 16वां भाग 2 घंटे के बाद पाया जाता है, 16वां भाग 2 घंटे बाद, तो तत्व की अर्धायु होगी। मान के चलिए तत्व की अर्धायु मान लेते हैं 1/2 है, तो 1/4 होने में 15 दूनी 30 मिनट लगा, 1/8 होने में 1 आवर लगा, और 1/16 होने में 2 आवर लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 मिनट। क्लियर है बात? इसे पढ़िए। ये क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन है, मतलब 1/2 होने में उसको 1 डे लगता है, 4 दिन पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग रह जाएगा? तो 4 दिन बाद, तो अगला 1/4 होने में लगेगा उसको 2 दिन, फिर 1/8 होने में लगेगा तीसरा दिन, और 1/16 होने में लगेगा चौथा दिन। तो 1/16, तो कहा क्वेश्चन क्या कहा है, कितना भाग शेष रह जाएगा? तो 1/16 भाग शेष रह जाएगा, बात समझे। तो 1/16 को बदल दीजिए 100 से गुना करके, 100 से गुना करके इसको परसेंट में ले आइए, काटते हैं, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, 25 को 4 से भाग रही है, 6 चौका 24, 1/4, 6.1/4% आंसर रह जाएगा, हो जाएगा। ऑप्शन में तो है नहीं, 6.1/4, यहाँ से 2 हटा दीजिए और डी नंबर को टिक मार दीजिए, 6.1/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का T 1/2 है। ये क्या है भाई? इसको विखंडन नियतांक बोलते हैं। इसका आंसर याद रखिएगा 0.693 बटा लेमडा होता है।
0.693 होता है, ये नियतांक होता है, विखंडन नियतांक इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा। कैसे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है पृथ्वी का आंकलन। पृथ्वी का आयु मतलब अति प्राचीन चट्टानों की आयु का निर्धारण किसका प्रयोग करके किया जाता है? तो अति प्राचीन चट्टान यूरेनियम डेटिंग द्वारा पता किया जाता है। चट्टान हो, पत्थर हो या पृथ्वी हो, यही से। प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण हेतु रेडियो सक्रिय प्रणाली का प्रयोग होता है। कार्बन काल निर्धारण किया जाता है कार्बन द्वारा। पदार्थ की बात करेगा तो कार्बन लगाइएगा, पत्थर की बात करें, मिट्टी की बात करें या जमीन की बात करें, पृथ्वी की बात करें तो मैंने बता दिया यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रता कितना है उस पर निर्भर नहीं करता है कि क्या है। बड़े नाभिक का टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही है? तो इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं रासायनिक विखंडन। रासायनिक विखंडन बोलते हैं इसको। हल्के नाभिक का जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन बोला जाता है। आगे है कि नाभिकीय अभिक्रिया संलयन या विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, क्यों? तो द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में नियंत्रण होता है। द्रव्यमान क्या करता है? ऊर्जा में बदलता है, और इससे ज़्यादा एनर्जी कहीं नहीं है, सबसे ज़्यादा यहीं पे द्रव्यमान का ऊर्जा में बदलना। आगे है आपका, 1 AMU द्रव्यमान में तुल्य ऊर्जा कितना के बराबर होता है? तो 931 MeW बोलते हैं इसको। और 1 ग्राम में अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 9 गुने 10 के पावर 13 ग्राम होता है। फिलहाल आपको याद रखना है 1 AMU में 931 MeV भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपसे पूछा था, आंसर पहला दे दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है, और ये आवेश के बराबर है, याद है? 1 इकाई आवेश इसको बोलते हैं। 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है आंसर। यहाँ पे है नाभिकीय विखंडन के दौरान भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है, ये सही है। उत्पादन के द्रव्यमान में थोड़ी कमी आती है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन मुक्त होता है, ये भी सही है। डी आंसर हो जाएगा, सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन जी नहीं होता, एकदम सही है। द्रव्यमान वहाँ पे तो कम रहा होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या ही पालन करेगा वो? द्रव्यमान तो वहाँ कम के ऊर्जा में बदल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं होता, ये गलत है। ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में ना एक चीज़ माइंड में बैठा लीजिए, हर चीज़ संरक्षित होता है द्रव्यमान को छोड़ के। कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, कुल आवेग, सब कुछ। सूर्य एवं अन्य तारों की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा। किसने सर्वप्रथम पता लगाया कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है? तो उसको बोलते हैं हम लोग, वो बंदा का नाम था हंस बैथे ने ही सबसे पहले बताया था ये बात कि सूर्य या जितने भी तारे हैं उसका जो नाभिकीय ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन द्वारा हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट आपका कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है विखंडन में जो विखंडन होता है ना उसमें हानिकारक विकिरण बहुत सारा पैदा होता है, ठीक है। संलयन में नहीं, विखंडन में ज़्यादा हानिकारक पैदा होता है। निम्नलिखित में कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होती है? तो विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला होती है, संलयन अभिक्रिया श्रृंखला नहीं होती है, ध्यान रखना है आपको। विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? नाभिकीय संलयन को ताप अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो नाभिकीय संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है। आगे आपका कि बदल देता है, संलयन में काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि संलयन हेतु अत्यधिक उच्च तापन की आवश्यकता होती है।
तो यही आंसर सी देना सही रहेगा। संलयन होते समय ना बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा। तो 85 का सी आंसर हो जाए। आप देखिए कैसे बच्चा गलती करेगा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? पहला ऑप्शन है संलयन अभिक्रिया ऊर्जा को ताप में बदल देता है, तो बच्चा को लगेगा हाँ ताप में बदलता है, ताप बहुत निकलता है, ये हो सकता है। अगला पड़ेगा संलयन में काफ़ी ऊष्मा निकलती है, हाँ ऊष्मा तो बहुत निकलता है, ये भी हो सकता है आंसर। नेक्स्ट पड़ेगा संलयन हेतु अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है, मतलब ताप देना होता है। नहीं ताप तो वहाँ से निकल रहा होता है, ये आंसर लगेगा ही नहीं कि होगा आंसर। नेक्स्ट संलयन अभिक्रिया प्रकाश में होती है, तो ये तो जान जाएगा बच्चा कि गलत हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। परफेक्ट, क्लियर है बात है। इसका जवाब दें। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर नाम का व्यक्ति था, उसने विकसित किया। अब ये सच में बनाया क्या बनाया पता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि इसने क्या किया, हाइड्रोजन बम को बनाया है। यहाँ पे है नाभिकीय बमों में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु, नाभिकीय बम है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग होता है, परंतु नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होता है। देखिए बात को पहले समझिए, नाभिकीय अभिक्रिया जो होता है उसमें भी श्रृंखला ही हो रहा है, बट वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है। बात समझ में आया? इसीलिए ये गलत बात कह रहा है कि वहाँ श्रृंखला नहीं होता, वहाँ होता है श्रृंखला। नाभिकीय बमों में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है, जबकि रिएक्टर में अभिक्रिया नियंत्रित होती है। हाँ यहाँ सही दिया गया, दोनों बात सही है। बम में अनियंत्रित और उसमें नियंत्रित होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न नाम का व्यक्ति था, उसने परमाणु बम का निर्माण किया था। संलयन एवं विखंडन दोनों में समान ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये कहना एकदम गलत बात है। संलयन में ज़्यादा होता है, विखंडन में कम। संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान की ऊर्जा से अधिक होती है, ये सही है। नाभिकीय रिएक्टर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नियंत्रित है वो लेकिन। नेक्स्ट है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो न्यूट्रॉन, एक मिनट, न्यूट्रॉन ही होता है ना? हाँ न्यूट्रॉन का ही प्रहार किया जाता है, न्यूट्रॉन का जरूरत पड़ता है नाभिकीय विखंडन में, न्यूट्रॉन कण का आवेशहीन कण चाहिए होता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र या नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, मतलब किस पदार्थ का प्रयोग होता है? बॉक्साइट, फेल्डस्पार, पिंच ब्लेड। अब देखिए कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूँ। देखिए एग्जाम में आए चाहे नहीं आए ये क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। अब जिस बच्चा को पता होगा यूरेनियम का अयस्क, वही आंसर इसका दे पाएगा, क्योंकि इसमें यूरेनियम तो लिखा नहीं है, और पिंच ब्लेड क्या है? यूरेनियम का अयस्क है। तो ये कितना बढ़िया घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन मतलब नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु सामान्यतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? फिर से सुनिए, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, याद हो गया। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है, मॉडरेटर मंदक, रिएक्टरों की शक्ति को कम करना, न्यूट्रॉन के लोड को कम करना। तो यही हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लोड को कम करना, न्यूट्रॉन को कम करता है, नहीं करेगा तो वो बम का काम कर जाएगा। यहाँ पे है कि रिएक्टर की विखंडन अभिक्रिया के ताप को बाहर निकालना, नहीं, ऑप्शन जो बी था वही आंसर सही था। नाभिकीय रिएक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला, मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। जी हाँ, पहला एकदम 100% सही है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक छड़ का कार्य न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है। हाँ ये भी सही है, नियंत्रक छड़ जो लगा रहता है वो न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, और मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ताकि धीरे से प्रहार करे, ज़्यादा प्रहार यूरेनियम पर ना हो। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, परमाणु के नाभिकों को मिलना है तो मिलेगा क्या? नाभिकीय संलयन में मिलेगा। बात समझे? नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भारी जल का, ग्रेफाइट का, बेरियम ऑक्साइड का। इनमें सभी आंसर देना सही रहेगा 97 का, कि मंदक के रूप में किसका क्या? भारी जल, ग्रेफाइट का भी होता है, बेरिलियम ऑक्साइड का भी होता है प्रयोग। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व है?
नाभिकीय रिएक्टर बनाया जाता है, क्या चीज़ का बनाया जाता है? आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जर्कोनियम आंसर देना सही रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में व्यवहार होता है। शीतलक में भारी जल का भी होता है, सामान्य जल का भी। एक मिनट, शीतलक की बात कर रहा है ना? हाँ, भारी जल का ऐसे मेनली होता है, लेकिन सामान्य जल का भी जरूरत पड़ने पर होता है। तरल सोडियम का भी होता है। इनमें सभी आंसर दे दीजिए, सभी का प्रयोग होता है। तरल सोडियम का भी प्रयोग होता है। रेडियो सक्रियता को किसी बाहरी कारणों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रेडियो सक्रियता को किसी बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सोच के बताइएगा जरा, बाहर कारक से तो आप कर नहीं सकते। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन को बाहरी युक्तियों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये सही है। संलयन को तो आप नहीं कर सकते, लेकिन विखंडन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा शीतलक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। दोनों की तरह काम करता है भारी जल, समझे? नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल एवं ग्रेफाइट। तो क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन का नियंत्रण का भारी जल, ग्रेफाइट, तरल सोडियम और पोटेशियम। आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम या बोरॉन आंसर देना सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो भारी पानी का एक तालाब है। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? भारी पानी का एक तालाब होता है, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। याद रखिएगा, ये पता ही नहीं रहता है। परमाणु बम निर्माण स्थल होता है, आणविक भट्टी होता है, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक होता नहीं, भारी पानी का एक तालाब होता है परमाणु रिएक्टर। आगे है नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। तथा परमाणु बम में अंतर क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन होता है, जबकि परमाणु बम में संलयन। ये गलत लिखा गया है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन होता है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन। ऑप्शन बी द परफेक्ट आंसर। नियंत्रित नहीं होता है बम में। बीटा कण विक्षेपित होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय एवं दोनों क्षेत्र में, क्योंकि ये कण है और आपको पता होना चाहिए कि इस पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये अल्फा या बीटा जो होगा, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर बात? यहाँ पे अल्फा कण भी डाल दिया जाए तो भी सेम आंसर दी जाए, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है और बीटा निगेटिव होता है, तो ये दोनों जगह पे डिफ्लेक्ट होता है। आपको पता होना चाहिए विद्युतीय क्षेत्र में ये जाता है तो इसको दूर भगाता है या पास खींचेगा, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो ये गोल गोल घुमा देगा इसको, इसीलिए। क्लियर हो रही है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग आप कहेंगे कि ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हड़बड़ में नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जाता है, बात समझ में आया? नाभिकीय जो विखंडन के प्रचालन में होता है परमाणु पाइल का। नाभिकीय संलयन, सूर्य में हम जाएंगे क्या कुछ क्रियाकलाप करने? सूर्य में तो जाएंगे नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता, ये सब तो आंसर होगा नहीं। आंसर आपका रहेगा पहला नंबर। नेक्स्ट का रहा है परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा के किरण निकलती है। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। द्रव्य यहाँ पे लिखा गया, द्रव्य ये वाला नहीं है, ये पानी है, मतलब लिक्विड बोलते हैं, लेकिन द्रव्य जो यहाँ लिखा गया पदार्थ बोलते थे। ऑप्शन ए ही आंसर होगा परफेक्ट। यहाँ पे आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है? जी नहीं, संलयन नहीं है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गया है। संलयन कहता तो ये सही हो जाता। यहाँ पे है कि रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। ये सही बात है। नेक्स्ट है कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। ये भी सही बात है। सोचिए एक दूसरे में कितना कंपटीशन था उस समय। इसका जवाब दे जरा। सितारों यानी कि स्टार मतलब सन के अक्षय ऊर्जा का कारण क्या है? मतलब ऊर्जा खत्म क्यों नहीं होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, और रेडियो सक्रियता, ऑक्सीकरण की अवस्था। ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, इन दोनों में ही आंसर है, और बहुत कस के कन्फ्यूजन है, खतरनाक कन्फ्यूजन है। मैं सच बताता हूँ, हर एक स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या मारूँ। याद रहता है फिर भी भूल जाता है,
क्योंकि दोनों तो सेम लग रहा है, ये उसमें बदलता है कि ये उसमें बदलता है। तो आंसर पहला होगा आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। आई थिंक मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। इसके पीछे लॉजिक है, छोटा सा एकदम बच्चों वाली बात है। हाइड्रोजन छोटा है, हीलियम बड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि 1, 2, 3 और 4 हाइड्रोजन मिलता है सूर्य के अंदर की बात बता रहा हूँ, स्टार के अंदर, और ये क्या बनाता है, एक बड़ा सा हीलियम बनाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसमें प्रोटॉन एक होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन आएगा आप। और हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन ही होता है। और इसका 2 प्रोटॉन, अरे यार एक सेकंड दीजिए मुझे, इसका जो 2 प्रोटॉन होता है वो 2 न्यूट्रॉन में बदल जाता है इसी का। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होने की वजह से एक हीलियम बन जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ से आता है, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो आपको बता दें कि सूर्य के वातावरण से 2 इलेक्ट्रॉन आके इसके अंदर चिपक जाता है। होता क्या कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आता है। असल में यहाँ से 2 प्रोटॉन आया, और सॉरी 4 प्रोटॉन आया था, 2 प्रोटॉन आता है, जो प्रोटॉन रह जाता है 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है। और वातावरण में जो वहाँ जैसे ही एक नाभिक बन गया ये, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो वातावरण से इलेक्ट्रॉन आके इसके चारों तरफ मूव करने लग जाता है। सूर्य के अंदर ये घटना होती है। मुझे लगता है अच्छा से मैं एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन चूंकि पहला नंबर पे है, छोटा है, और बड़ा है हीलियम, तो छोटा छोटा चीज़ मिलकर ही ना बड़ा बनता है। तो हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम से हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि नाभिकीय संलयन हो रहा है ना, तो छोटा चीज़ मिलकर बड़ा बन रहा है। और हीलियम से हाइड्रोजन बनाना है मतलब ऊर्जा देना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पे दोस्त आज का क्लास इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो अगला जो आए आसानी से आपको मिल सके, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे, किसी एग्जाम में आज तक हुआ नहीं है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए उसके लिए रेडी हो जाइए।